Dear students, today we'll see the last classification, the last type of classification of polymers, that is classification based upon the type of mechanism. तो ये दो तरीके के होते हैं. The first one is chain growth addition polymerization and the second one is step growth polymerization. Chain growth addition polymerization addition polymers में देखे जा सकते हैं, while we can see the step growth polymerization in case of कंडेंसेशन पॉलीमर्स. सो एडिशन पॉलीमर्स कैसे बनते हैं? बाय रिपीटेड एडिशन ऑफ मोनोमर्स विद द हेल्प ऑफ सम कैटलिस्ट. बेसिकली द मैकेनिज्म गो थ्रू आइदर द फ्री रेडिकल्स और द कार्बोकैटायन और कार्बेनाइन. So we can say they are formed by repeated addition of monomer molecules to the growing chain carrying a reactive intermediate such as free radical, कार्बोकैटायन और कार्बेनाइन. It means थ्री टाइप्स की मैकेनिज्म हमारे पास रहेंगी. फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, द नेक्स्ट वन इज कार्बोकैटायन और कार्बेनाइन मैकेनिज्म. तो फर्स्ट वील डिस्कस अबाउट द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म. एज आई हैव टोल्ड यू यस्टरडे ऑल्सो कि एडिशन पॉलीमराइजेशन जो है वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स और उनके डेरिवेटिव्स में होता है. तो वी कैन सी इट इन द अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स एंड देयर डेरिवेटिव्स जो कि इजीली कुछ कैटलिस्ट की प्रेजेंस में पॉलीमराइजेशन शो करते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, बेंजोइल परऑक्साइड एंड टर्शियरी ब्यूटाइल परऑक्साइड. ऑक्सीजन यू नो, बेंजोइल परऑक्साइड ऑल्सो यू नो. दिस वन इज टर्शियरी ब्यूटाइल परऑक्साइड, CH3 whole thrice, COOC, CH3 whole thrice. Primary, secondary and tertiary carbon atoms I have told you in class 11th also. So it must be clear to all. So the example what we are taking is polymerization of ethene. So if we are taking the N molecules of ethene, so it in presence of 350 to 570 Kelvin and 1000 to 2000 atmosphere in presence of benzoyl peroxide converted into polymer of ethene means polyethene. So free radical mechanism में 3 steps होते हैं, as we all know 11th में भी आपने पढ़ा है. The step 1 is chain initiation step, second one is chain propagation step and third one is chain termination step. So the first step is chain initiation step. We know कि chain initiation step में we are to initiate the reaction. हमें initiate करना होता है reaction को, और initiate किसके थ्रू होती है? catalyst के थ्रू होती है. The catalyst is C6H5CO whole twice O2. C6H5CO whole twice O2. So first on heating it would be showing the homolytic fission. हम लोगों ने homolytic fission और heterolytic fission पढ़ा था. homolytic fission में क्या होता है? that the bond will break and these two electrons would be equally divided into these two species. तो ये बॉन्ड टूटकर एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों O के पास चला जाएगा और ये दो फ्री रेडिकल के फॉर्म में यहां पर दिखाई देंगे. इट विल फॉर्म 2 C6H5COO फ्री रेडिकल मीन्स बेंजोइल ऑक्सी फ्री रेडिकल. एंड नाउ वी नो कि फ्री रेडिकल इज हाईली अनस्टेबल इन नेचर, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है. तो सो बीइंग स्टेबल, या तो ये कंबाइन कर जाता है किसी दूसरे फ्री रेडिकल के साथ स्टेबल होने के लिए, या फिर टूटकर एक नया फ्री रेडिकल फॉर्म करता है. सो व्हाट विल हैपन? C6H5 हमें पता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा अपनी तरफ. तो ये बॉन्ड फिर होमोलिसिस शो करेगा. एक इलेक्ट्रॉन C6H5 के पास जाएगा और एक COO के पास जाके CO2 फॉर्म करेगा. सो नाउ दिस C6H5 free radical and CO2 would be formed. CO2 would be a gas, would be eliminated. और ये C6H5 अब फ्री रेडिकल है, अगेन अनस्टेबल है. अटैक किस पर करेगा? इथीन पर, क्योंकि यहां पर हमने इथीन मॉलिक्यूल्स लिए हुए हैं, नंबर ऑफ इथीन मॉलिक्यूल्स वी हैव टेकन. तो ये अटैक करेंगे. ये एक फ्री रेडिकल है, जबकि यहां पर जो डबल बॉन्ड है हमें पता है लूजली बाउंड होता है, तो इजीली टूट जाता है. ये टूटकर जब यहां पर भी होमोलिसिस होगा तो होमोलिसिस होकर एक वैलेंसी यहां पर, एक वैलेंसी यहां पर फ्री होगी, एक एक इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाएगा. ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन करके क्या बना लेगा? बॉन्ड फॉर्म करेगा. C6H5CS2 सिंगल बॉन्ड CS2 एंड नाउ अ न्यू फ्री रेडिकल वुड बी फॉर्म्ड. सो दैट इज द इनिशिएशन स्टेप. इनिशिएट हो गई रिएक्शन. नाउ द प्रोपगेशन स्टेप.
प्रोपगेशन स्टेप में क्या होगा, यही रिएक्शन प्रोपगेट होती जाएगी क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास इथीन के, ये अगेन अटैक करते जाएंगे क्योंकि ये भी एक फ्री रेडिकल है, हाईली अनस्टेबल है, हाईली रिएक्टिव है, तो इट विल अटैक ऑन द डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड टूटता चला जाएगा और इसी तरीके से ये चेन आगे बढ़ती चली जाएगी। तो वी वुड बी गेटिंग अ न्यू फ्री रेडिकल बाय मेकिंग अ लॉन्ग चेन। नाउ द लास्ट स्टेप इज द चेन टर्मिनेटिंग स्टेप। चेन टर्मिनेटिंग स्टेप में क्या होता है कि रिएक्शन कैसे खत्म होती है, यहां पर टू मेथड्स के थ्रू हो सकती है, बाय कॉम्बिनेशन ऑफ फ्री रेडिकल और बाय डिसप्रपोर्शनेशन ऑफ फ्री रेडिकल। लेट्स सी व्हाट इज बाय कॉम्बिनेशन ऑफ फ्री रेडिकल। ये जो फ्री रेडिकल हमारा फॉर्म हो गया C6H5CS2 सिंगल बॉन्ड CS2, अगेन क्या होगा, यहाँ फिर से होमोलिसिस होगी, ये वैलेंसी फ्री ये वैलेंसी फ्री ये दोनों कंबाइन कर जाएंगे, बॉन्ड बना जाएंगे और ऐसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते चले जाएंगे। तो यहां पर हमने क्या लिख दिया, C6H5CS2 होल एन, इसका मतलब कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इस चेन में जुड़ते चले गए और फाइनली वी आर हैविंग अ फ्री रेडिकल चेन। ये फ्री रेडिकल चेन जब दो एक दूसरे के साथ जुड़ जाती हैं तो ये क्या कहलाता है, बाय कॉम्बिनेशन ऑफ फ्री रेडिकल। मींस मैंने इसी तरीके के दो फ्री रेडिकल्स ले लिए, C6H5CS2 होल एन CS2 फ्री रेडिकल, और इसी फ्री रेडिकल को मैंने अपोजिट साइड से लिख लिया है। सिमिलर जब ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे तो ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, पॉलीथीन फॉर्म कर लेंगे, और ये क्या होगा हमारा, बाय कॉम्बिनेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स। टर्मिनेशन हो जाएगा क्योंकि अब यहां पर फ्री रेडिकल नहीं है तो इट वुड बी टर्मिनेटेड। सेकेंड वे क्या है, बाय डिसप्रपोर्शनेशन ऑफ फ्री रेडिकल। डिसप्रपोर्शनेशन किस तरीके से होगा, डिसप्रपोर्शनेशन का मतलब होता है, वी हैव ऑल स्टडीड इन क्लास 11th, अगेन किस चैप्टर में पढ़ा था, रिडॉक्स में पढ़ा था, जहां पर एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और उसी में रिडक्शन देखने के लिए मिलता है। तो व्हाट वी आर एबल टू सी हियर कि यहां पर डिस्प्रपोर्शनेशन देखने के लिए मिलेगा इस तरीके से कि एक H एलिमिनेट हो जाएगा। यानी अब आप ऐसे कर सकते हो दैट CH2, एक CH2 से अगर हम होमोलिसिस इस तरीके से दिखाएं कि इस CH2 को मैं ऐसे लिख सकती हूं CH सिंगल बॉन्ड H, और ये होमोलिसिस हो गया तो एक H के पास बॉन्ड चला जाए, एक H के पास इलेक्ट्रॉन चला जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाएगा। सो व्हाट विल हैपन, ये H जाकर कहां कंबाइन हो जाए, यहां कंबाइन हो जाए। अगर ये H यहां पर कंबाइन हो गया तो ये एक एल्केन फॉर्म हो गया। द नेक्स्ट थिंग, दूसरा क्या पॉसिबिलिटी है, अब यहां से ये H टूट गया तो एक वैलेंसी ये फ्री है, एक वैलेंसी ये फ्री है, आपस में कंबाइन होके क्या बना जाएंगे, डबल बॉन्ड बना जाएंगे। तो हियर वी आर हैविंग द नेक्स्ट प्रोडक्ट एज C6H5CS2 होल एंड CH डबल बॉन्ड CS2, यानी एक एल्केन और एक एल्कीन फॉर्म हो जाएगा। नाउ हमने इसको डिस्प्रपोर्शनेशन कैसे कहा, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। मैंने क्या किया, होमोलिसिस यहां से किया है, CH2 में H और CH के बीच में होमोलिसिस हो जाएगा, बॉन्ड टूट जाएगा, एक H फ्री रेडिकल फ्री होगा। तो ये H फ्री रेडिकल जब यहां पर कंबाइन कर जाएगा तो ये एल्केन फॉर्म हो जाएगा, और जब यहां पर H निकल गया, एक वैलेंसी फ्री है और एक वैलेंसी पहले से ही फ्री थी, ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, एक बॉन्ड, इट मीन्स डबल बॉन्ड आ जाएगा, यानी C6H5CS2 होल एंड CH डबल बॉन्ड CS2 फॉर्म हो जाएगा। सो डिस्प्रपोर्शनेशन क्यों कहा है इसको, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कैसे हो रहा है यहाँ पर, देखिए एक जगह पर H कंबाइन हो रहा है, H फ्री रेडिकल, H का जुड़ना मीन्स रिडक्शन, और एक जगह से H एलिमिनेट हो रहा है, इट मीन्स H का निकलना क्या है, दैट इज ऑक्सीडेशन। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट मैकेनिज्म इज एनायनिक पॉलीमराइजेशन। कैटायनिक और एनायनिक पॉलीमराइजेशन भी हमें देखना है, यानी वो केसेस जिस मैकेनिज्म में हम कार्बोकैटायन और कार्बन आयन यूज कर रहे हैं। सो एनायनिक पॉलीमराइजेशन इज रिलेटेड विद द कार्बन आयन। यहां पर हमारा जो इंटरमीडिएट फॉर्म होगा वो कौन होगा, एक कार्बन आयन फॉर्म होगा। हियर वी आर एबल टू सी हमें
किन किन के बीच में रिएक्शन देखनी है। मोनोमर हमारा जो है वो अनसैचुरेटेड ग्रुप ही होना चाहिए, क्योंकि हम एडिशन पॉलीमराइजेशन ही पढ़ रहे हैं। लेकिन इसमें कोई ना कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ होना चाहिए जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो नेचर में। जैसे कि फिनाइल ग्रुप जोड़ सकते हैं, Cl जोड़ सकते हैं, F जोड़ सकते हैं, Cn जोड़ सकते हैं, I जोड़ सकते हैं। द नेक्स्ट थिंग, यहां पर जो कैटलिस्ट की प्रेजेंस लेनी है हमें, वो कोई ना कोई बेस लेना है। बेस जैसे कि हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले सकते हैं, सोडामाइड ले सकते हैं, टेट्रा एल्काइल लिथियम ले सकते हैं। सो लेट्स सी, एग्जांपल हमने लिया है पॉलीविनाइल क्लोराइड का, PVC का। पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसका मतलब इसके नाम से ही पता चल रहा है इसकी मोनोमर यूनिट क्या होनी चाहिए, विनाइल क्लोराइड, जिनके मोनोमर यूनिट के कंबाइन होने से पॉलीविनाइल क्लोराइड फॉर्म होगा। सो विनाइल हम लोग ऑलरेडी पढ़े हैं क्लास 11th में। विनाइल ग्रुप क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CHCl, यानी डबल बॉन्ड से जुड़े कार्बन पे एक दो ही कार्बन वाला ग्रुप हो और एक कार्बन पे जो भी फंक्शनल ग्रुप आ जाता है उसको विनाइल ग्रुप हम कह देते हैं। तो CH2 डबल बॉन्ड CHCl, इस पर किसका अटैक दिखाना है हमें, प्रेजेंस हमने ली थी किसी बेस की। बेस की टेंडेंसी क्या होती है, दैट इट इज हैविंग अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू डोनेट। तो ये बेस जब यहां पर अटैक करेगा, कहां अटैक करेगा, डबल बॉन्ड पर अटैक करेगा, इस वाले कार्बन पर अटैक करेगा और इस कार्बन को अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कर देगा। इट मीन्स ये यहां से बॉन्ड फॉर्म करेगा और ये बॉन्ड टूट जाएगा। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स इस वाले कार्बन एटम्स पर शिफ्ट हो जाएंगे और इस कार्बन पर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। या दूसरी तरीके से आप समझ सकते हैं कि विनाइल क्लोराइड में Cl ग्रुप जुड़ा हुआ है जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। इसका नेचर है इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने का, तो इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। जब इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा तो ये भी इस डबल बॉन्ड को के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, जिससे इस पर पॉजिटिव चार्ज और इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। जिस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा उस पर कौन अटैक करेगा, बेस। क्यों, क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस है, इस पर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज विल अटैक ऑन पॉजिटिवली चार्ज एटम। तो यहां पर ये अटैक कर जाएगा और यहां पर क्या चार्ज रह जाएगा, नेगेटिव चार्ज रह जाएगा। तो लाइक दिस, यहां पर क्या फॉर्म हो गया हमारे पास, हम देख पा रहे हैं कार्बन आयन फॉर्म हो गया। सो नाउ दिस कार्बन आयन फॉर्म हो गया, इनिशिएशन हो गया। अब प्रोपगेशन देखने के लिए मिलेगा। प्रोपगेशन में हमें क्या करना होता है, ऐसे ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को कंबाइन कर देना होता है, ऐड कर देना होता है। तो नेक्स्ट मॉलिक्यूल अटैक करेगा, फिर ये नेगेटिव चार्ज दूसरे मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा, जिससे अगेन सेम प्रोसेस लगेगा, Cl विड्रॉ करेगा इलेक्ट्रॉन्स को और ये यहां से डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा। तो इस पर पॉजिटिव और इस पर नेगेटिव, तो पॉजिटिव एंड पर ये नेगेटिव साइड अटैक करेगी और यहीं से कंबाइन होते चले जाएंगे। इस पे अगेन नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सो वी आर एबल टू सी हियर, इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इस तरीके से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिपीटेड यूनिट्स कंबाइन करते चले जाएंगे एंड फाइनली पॉलीविनाइल क्लोराइड वुड बी formed. So that we have seen the second type of mechanism that is related with the anionic polymerization, or you may say carbon ion intermediate we have. Now let's see the cationic polymerization. Cationic polymerization में कौन include होगा, that is carbocation. तो यहां पर क्या लेते हैं हमें, यहां पर हमें लेना होता है कैटलिस्ट, कोई भी प्रोटिक एसिड या फिर लुइस एसिड ले सकते हैं, जैसे कि H2SO4 या फिर AlCl3, BF3 एटसेट्रा। मोनोमर यूनिट हमें ऐसी लेनी है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ा हुआ हो। वहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग था, यहां पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हमें लेना है। एग्जाम्पल वी कैन टेक ऑफ पॉलीआइसोब्यूटाइलिन। पॉलीआइसोब्यूटाइलिन नाम से पता चल रहा है कि मोनोमर यूनिट कौन होना चाहिए, आइसोब्यूटाइलिन होना चाहिए। आइसोब्यूटाइलिन का क्या स्ट्रक्चर होगा, ब्यूटाइलिन मीन्स कार्बन कितने होने चाहिए, 4। आइसो हम पहले से ही जानते हैं, सेकंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ, तो आइसो ब्यूटाइलिन, ब्यूटाइलिन इन मीन्स डबल बॉन्ड वुड बी देयर, है ना, और 1 पोजीशन पे है तो इट वुड बी हैविंग द स्ट्रक्चर CH3C, CH3 डबल बॉन्ड CH2। ये BF3 H2SO4 की प्रेजेंस में 200 केल्विन पर क्या बनाएगा, पॉलीआइसोब्यूटाइलिन फॉर्म करेगा। एडिशन पॉलीमराइजेशन है, अगेन हमें अनसैचुरेटेड कंपाउंड चाहिए, डबल बॉन्ड टूट जाता है और 2 वैलेंसी फ्री होके अगले मॉलिक्यूल्स को, मोनोमर को जोड़ती चली जाती हैं। तो अगेन इनिशिएशन के लिए हमें क्या लेना होगा, H2SO4, दैट वुड बी प्रोड्यूस H आयन,
ये एच आयन यानी प्रोटॉन अटैक कहां पर करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और डबल बॉन्ड लूजली बाउंड, अगेन डबल बॉन्ड टूट जाएगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट हो जाएंगे, इस एच पर शिफ्ट हो जाएंगे। जब ये डबल बॉन्ड इस एच पर शिफ्ट हो जाएंगे और यू में से कि ये डबल बॉन्ड टूट गया और ये दोनों इलेक्ट्रॉन एच पर शिफ्ट हो गए, तो यहां पर ये आ गया CS3 और इस पर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दिया, मींस कार्बोकैटायन फॉर्म हो गया। सो वी आर हैविंग आइसोब्यूटाइलिन कार्बोकैटायन फॉर्म्ड हियर। अगेन ये कार्बोकैटायन हमें पता है कि चाहे कार्बोकैटायन हो, कार्बन आयन हो या फ्री रेडिकल, हाईली रिएक्टिव स्पीसीज होती हैं क्योंकि हाईली अनस्टेबल होती हैं, तो इट विल अगेन अटैक ऑन द नेक्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ आइसोब्यूटाइलिन। अगेन इसी तरीके से डबल बॉन्ड पर अटैक करेगा, यानी डबल बॉन्ड से क्या हो जाएगा, अगेन ये डबल बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड जब यहां पर शिफ्ट हो जाएगा तो वी वुड बी गेटिंग CS3C CS3 CS3 और यहां पर बॉन्ड बन गया इन दोनों के बीच में और इस पर कैसा चार्ज आ गया, अगेन पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक नया कार्बोकैटायन फॉर्म हो गया। इसी तरीके से चेन प्रोपगेट होती रहेगी, नेक्स्ट मॉलिक्यूल आता रहेगा, रिपीटेशन ऑफ द प्रोसेस वुड बी देयर और ये कंबाइन होकर नेक्स्ट मोनोमर को जोड़ते चले जाएंगे। एंड व्हाट अबाउट टर्मिनेशन, टर्मिनेशन में हमें क्या करना है कि एच आयन को रिलीज करना है। एक एच आयन रिलीज होकर चेन टर्मिनेशन में एक एच आयन रिलीज होकर क्या बना देगा, इट विल फॉर्म CS3C CS3 CS2C CS3 CS3 होल N and CH CS3 CS3। So what we are able to see, यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा था, that we are having the positive charge over here, एक H रिलीज होने से क्या हो गया हमारा, पॉली आइसोब्यूटाइलिन फॉर्म हो जाता है। So like this is the chain growth addition polymerization by three mechanisms: the free radical mechanism, cationic and anionic polymerization mechanism.